आप सभी को नमस्कार। छाया पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारी एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक चल रही है और ये ज्योग्राफी जो है 6 से 12 तक लगभग हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 6 क्लास में कुछ छोटे छोटे चीज़ें दी हुई रहती हैं 6 से लेकर 12 तक, जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। आप मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते ज्योग्राफी के, तो 6 से 12 तक ज़रूर पढ़ें। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, तो ये 6 से 12 तक पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे आज कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ने हैं। तो हमने 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा है इसी चैनल में और 6th क्लास को भी पूरा कंप्लीट किया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 7th क्लास के जो चैप्टर नंबर 5 है जल, यहाँ से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर अपने हैंड रिटेन नोट्स जो मैं बनाई हूँ वो आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कि आप लोग भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है ना 6 से 12 तक इतना सारे बुक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के समय अगर नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करने बैठेंगे तो 1 से 2 दिन में आप आराम से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे तरीक़ा से सब याद भी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th के चैप्टर नंबर 5। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जल। जल क्या है? जल के बारे में जैसे यहाँ दिया है कि नदी, जलप्रपात, वर्षा, रिमझिम ने अपने नल के जल के बारे में सोचने लगे। मतलब ये ऐसे बच्चों को बताने के लिए बताया है। ये बुक बच्चों के लिए लिखा गया है 7th क्लास के। तो मैं बता रही हूँ कि जल हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जल के बारे में। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो क्या है, जल से ढका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को इसी कारण नीला ग्रह कहा जाता है। जल सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम जल का उपयोग जो करते हैं पीने के लिए, हर कुछ में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। पानी पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जल बहुत ज़रूरी है। खेती करने के लिए, उद्योग जो है उसके लिए, परिवहन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, तो हम जल का उपयोग पीने के लिए, खेती करने के लिए, उद्योग, परिवहन, बिजली उत्पादन, ये सभी के लिए जल का उपयोग करते हैं। और जल का जो स्रोत है, कहाँ से जल हमें मिलता है, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। जल का जो स्रोत है वो है महासागर, समुद्र, नदी, तालाब, झील, भूजल, ये सारे जल के स्रोत हैं। और जल के बारे में एक चीज़ है कि जल जो है जल चक्र कैसे होता है, जो हमें पानी की कमी नहीं महसूस होती, ये जल चक्र की वजह से ही है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र को ऐसे समझते हैं, जल के स्रोत हम लोग ने समझा, महासागर है, समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, भूजल है। अब जल चक्र को समझते हैं कि पृथ्वी पर जल का निरंतर वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है और वर्षा के रूप में घूम के फिर आना, ये जल चक्र कहलाता है ना। जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है। स्वरूप कैसे बदलता है? कभी वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, इसके रूप में वो वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के कुछ इसके समझ सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा, बहाव, ये सब जो है जल चक्र के कुछ घटक हैं, जहाँ से मतलब जल फिर से बनता है वाष्प के रूप में, वर्षा के रूप में, संघनन के रूप में। तो हम लोग इसे आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी धर्मशाला के समान है।
जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है ना। यहाँ कह रहा है कि हमारी पृथ्वी थलसला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थी वो आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए करते हैं, तो वो मतलब पहले भी कई शताब्दी पहले जो जल था वो आज भी है। तो वो क्यों है? वो इसी प्रक्रिया के से है, जल चक्र के द्वारा ये है। जैसे वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से नदी, झील, समुद्र का पानी गर्म होकर क्या बनता है? वाष्प बन के, भाप बन के वो ऊपर उड़ जाता है ना। भाप बन के वो क्या हो जाता है? ऊपर उड़ जाता है। और उसके बाद फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे पेड़ पौधा अपनी पत्तियों के छिद्रों में क्या करते हैं? अतिरिक्त जल को भाप बनाकर हवा में उसको छोड़ देते हैं, और ये भी जल चक्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है जल चक्र में। फिर संघनन होता है। संघनन में क्या होता है? ऊपर जाकर ये जल वाष्प ठंडा हो जाता है। ऊपर जाकर ये जल वाष्प ठंडा हो जाता है, ये बादल बन जाता है। यहाँ पे ये बादल बन जाता है। फिर ये वर्षा करता है, वर्षण करता है। वर्षा कैसे करता है? फिर जो ये वर्षा करता है, जब बादल में पानी की बूंदें बहुत घना हो जाता है और भारी हो जाता है, तब ये हवा में क्या करता है? ये रुक नहीं पाता हवा में, और वर्षा, ओला, बर्फ, हिम इसके रूप में फिर ये वापस आता है। जब ये वापस आता है तो फिर इसका बहाव होता है। इसका बहाव कैसे होता है? इसका बहाव होता है कि जब वर्षा का जल नदियों के माध्यम से वापस फिर ये समुद्र में चला जाता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। और ये बार बार ये चक्र होते रहता है। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी पे पानी की कमी नहीं होती है, और इसे थलशाला के समान इसलिए कहा जाता है। जो शताब्दियों पूर्व जो जल उपस्थित थी, आज भी वही जल हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। ये इसी क्रम के कारण वाष्पीकरण, संघनन, फिर वर्षा, फिर उसका बहाव। वाष्पीकरण को हम लोगों ने समझा कि ये जो है सूर्य की गर्मी से नदी, झील, समुद्र का जो पानी है वो गर्म होकर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये भाप बन जाता है। फिर संघनन जो होता है, ये जल वाष्प जब ये ठंडा होता है तो ये ठंडा होकर बादल बन जाता है। फिर यहाँ पे जो ये बादल होता है, ये यहाँ पे पानी की जो बूंद होती है घना और भारी हो जाता है, और ये हवा इन्हें रोक नहीं पाती है। फिर ये नीचे आ जाता है वर्षा के रूप में, और इसका बहाव नदी के माध्यम से वापस फिर समुद्र में चला जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो चलती रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जल चक्र को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे दिया है कुछ, इसमें दिया हुआ है अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे कुछ जैसे एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इसके कुछ नदियों के बारे में दिया है। होंग ही नदी। तो मैं आप सबको इस नदी के बारे में कुछ बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से नदियों के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन से नदी कहाँ पे है, किस महादेश में है, और कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशिया की नदियों को देखते हैं जो इसमें दिया रखा है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को देखते हैं। गंगा भारत और बांग्लादेश में बहती है। मतलब इस बुक के अनुसार मैं ऐसे बता रही हूँ, जो नदी यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय से निकलती है। भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है ये। और एक नदी यहाँ पे दिया है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है वो भी एशिया की नदी है, और ये नदी चीन में बहती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखेगा, ये जूम नहीं हो रहा। और यहाँ पे एक नदी है हांग हो नदी, हुआंग हो या हांग हो,
आप बोल सकते हैं। इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये नदी भी जो है चीन में बहती है। इसे चाइना का शोरो कहा जाता है, इस होंगहो नदी को। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका की जो नदी है उसको देखते हैं। अफ्रीका में भी कुछ नदी हैं, जैसे नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में बहती है और ये नदी जो है कृषि व्यापार इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफ्रीका का और भी नदी है कांगो नदी, ये मध्य अफ्रीका में बहती है और ये अफ्रीका का सबसे गहरा नदी है कांगो नदी। ये कहाँ बहती है? मध्य अफ्रीका में। और अफ्रीका का ये सबसे गहरा नदी है नाइजर नदी जो है नाइजर, ये नदी ये पश्चिम अफ्रीका में बहती है और ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। और भी नदी है अफ्रीका में, नील नदी। ये नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये कहा जाता है कि नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। इसी नील नदी के किनारे, यहाँ आप लोग को दिखाती हूँ, ये नील नदी, यहाँ पे है नील नदी। ये अफ्रीका की नदी है नील नदी और ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यहीं पे कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता जो है इसी नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता। कांगो नदी को हम लोगों ने देखा, नाइजर, कांगो, नील, ये सब अफ्रीका की नदी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तरी अमेरिका की नदी, दक्षिणी अमेरिका की नदी। तो पहले दक्षिणी अमेरिका की नदी को देख लेते हैं। ये जो है अमेज़न नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेज़न, नील, ये सारा नदी के बारे में एग्ज़ाम में लगभग पूछ लिया जाता है, हर एग्ज़ाम में। तो अमेज़न नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी इसे कहा जाता है, अमेज़न नदी को। और ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील और पेरू में बहती है। ये नदी जो है ये यहाँ पे ब्राज़ील और पेरू में ये नदी बहती है। और इसके आसपास अमेज़न नदी जो है यहाँ पे, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अमेज़न वर्षावन पाया जाता है। अमेज़न वर्षावन अमेज़न नदी के आसपास। अब हम लोग देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में भी कुछ नदियों के बारे में दिया है यहाँ पे। इसे जूम करके दिखाती हूँ तब आप लोगों को दिखेगा। ये जो है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी है सेंट लॉरेंस, ये अमेरिका और कनाडा के बीच बहती है। और ये नदी जो है ये व्यापारिक मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे एक मिसिसिपी जो नदी है ये भी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये अमेरिका में बहती है, मिसिसिपी नदी। ये है मिसिसिपी नदी। इसके बारे में कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली में से एक है मिसिसिपी नदी और ये अमेरिका में बहती है। ये सारा नदी जो मैंने अभी बताया, जैसे अमेजन, नाइजर, नील नदी, कांगो नदी, मिसिसिपी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, गंगा, होंगहो, ये सारे और भी कुछ नदियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है, नदी का नाम दे देगा, एक तरफ आपको नदी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका देश का नाम दे देगा। तो मिलाने के लिए कहेगा कि ये सारी नदी कौन से देश के हैं, कहाँ के हैं, कहाँ बहती है, पूर्व दिशा में है कि पश्चिम दिशा में है। तो इसलिए मैप से समझना बहुत आसान होता है। तो मैंने इस मैप यहाँ था तो मैंने इसे समझा दिया। मैं इसे नोट्स में भी आप लोगों को नोट्स भी दूंगी ताकि आप लोग इसे याद रख सकते हैं। सारे देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है, इसको कहा जाता है डार्लिंग नदी। इसे मरे नदी भी कहा जाता है, या डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी माना जाता है और ये जो नदी है कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, डार्लिंग नदी। आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे सकता है कि ये डार्लिंग नदी जो है ऐसे मैच द कॉलम में दे सकता है कि ये नदी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है या एक तरफ ऐसे कॉलम वाला दे सकता है, यहाँ पे नदी है ना, यहाँ पे
एक तरफ नदी का नाम और दूसरी तरफ ऐसे नदी का नाम दे सकता है और दूसरी तरफ इसके देश का नाम दे सकता है। तो इस तरह से आप पढ़े रहेंगे तो आपको मिलाने में आसानी होगी। तो ये नदी वाला जो बॉक्स था मैंने इसे करा दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं जल का वितरण। इस बॉक्स में कुछ दिया है, बॉक्स को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। बॉक्स में कभी कभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता किसे कहते हैं कि 1000 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा होती है। और महासागर की औसत लवणता कितना है? 35%, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की औसत लवणता कितना है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। और लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो बॉक्स में जो चीज़ रहता है तो ये कभी कभी बहुत किसी किसी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं। तो इसे भी आप लोग जब बुक रीड करेंगे खुद से तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इजराइल के जो मृत सागर है यहाँ पे है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है इजराइल के मृत सागर में। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जल का वितरण। जल का जो वितरण है, हम सभी मतलब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। तो यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों का जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर जो मौजूद हमारे लिए उपलब्ध हैं वो मतलब इसमें दिया हुआ है जल के बारे में कि किसमें कितना प्रतिशत जल है, महासागर में, बर्फ छत्रक में किसमें कितना है। हमारा जो पृथ्वी है वो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जैसे महासागर है, महासागर में 97.3%। बर्फ छत्रक जो है, इसे आप बर्फ छत्रक या बर्फ की चादर बोल सकते हैं, यहाँ 0.02% दिया है। भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल 0.68% है। झीलों का जो आवरण जल या मीठे पानी का, झीलों का आवरण जल भी इसे कह सकते हैं, या मीठे पानी की जो झीलें हैं इसमें कितना प्रतिशत है? इसमें जो है इसमें 0.009% है। और स्थलीय समुद्र एवं जो नमकीन झीलें हैं, स्थलीय समुद्र या आप इसे नमकीन झीलें या खारे पानी की झीलें बोल सकती हैं, इसमें भी 0.009% है। वायुमंडल में 0.0019%। नदियाँ, इसमें भी वही है, नदियाँ में है 0.0001%। तो हम लोग इससे ये समझ आता है, इससे ये पता चलता है कि पीने के लिए पेयजल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, ये है महासागरीय क्या है? महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण किसे कहते हैं? इससे पहले यहाँ एक बॉक्स में कुछ दिया है, इसे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सीधा सा फैक्ट है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण क्या है? समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि महासागरीय परिसंचरण सीधा सीधा समझते हैं, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं इसमें होती हैं। तरंग क्या होता है? तरंग को समझेंगे कि समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। तरंग क्या है? तरंग है कि समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ दिया हुआ होगा पवन की गति, ये है तरंग। पवन की गति जितनी तेज होगी तरंग का बहाव क्या होगा? उतनी ही बड़ी होगी।
जब महासागर सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं? महासागर का सतह पर गिरना और उठना क्या कहता है? तरंग कहलाता है। ये है तरंग। क्या हो गया? ये तरंग है। तरंग किसे हम लोग कहेंगे? तरंग कहेंगे समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। तरंग की जितनी तेज होगी तरंग, उतना उसका जो है वो उतना बड़ा होगा। उसकी गति जितनी तेज होगी उसके तरंग की भी उतनी ही तेज होगी। और महासागर की सतह पर जल का लगातार उठना, जल का उठना और फिर जल का गिरना, इसे क्या कहते हैं? इसे तरंग कहते हैं। आगे देखेंगे तूफान। तूफान किसे कहते हैं? तूफान जो होता है, ये तूफान भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। और इसकी गति जो होती है, इसकी गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जो इसका ऊंचाई होता है 150 मीटर से अधिक होता है। तूफान किसको कहेंगे? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण एक विशाल तरंग उठती है और उसी को कहते हैं हम लोग जो है सुनामी। और यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इसे हम लोग सुनामी कहते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इस सुनामी का जो है ये कितना है इसका, ये 150 मीटर से इसकी ऊंचाई अधिक हो सकती है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर से अधिक हो सकती है। और इसकी जो गति है 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकता है। 2004 में जो सुनामी आया था, 2004 के सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश मतलब हुआ था 2004 में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया। यहाँ पे सुनामी के बारे में दिया है, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो इसे ज़रूर पढ़िएगा कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे भूकंपीय परिणाम था। इसका जो रिएक्टर पैमाना था ये बहुत विनाशकारी था। 9.0 मापा गया था इसका रिएक्टर पैमाना जो था। तो आप लोग इस बॉक्स को पढ़ लेंगे जब आप बुक पढ़ेंगे तो। मैं इसमें अब बताती हूँ ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा जो है वो दिन में 2 बार, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ज्वार भाटा को अब हम लोग पढ़ेंगे कि दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। अब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और एवं तट पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं कि दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और फिर इसे गिरना, इसे क्या कहेंगे? ज्वार भाटा कहेंगे। और ज्वार भाटा जो है मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य के क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ज्वार भाटा आता है। और ज्वार को आसान भाषा में समझते हैं, जब समुद्र का जल, ज्वार को समझते हैं कि ज्वार क्या है, तो जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र का जल, ये समुद्र का जल यहाँ पे जब ये ऊपर उठता है तो उसे कहेंगे ज्वार। और जब जल नीचे की ओर जाता है तो उसे कहेंगे भाटा। जब ये जल नीचे की ओर आता है तो उसे कहेंगे भाटा, मतलब ज्वार भाटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब निम्न स्तर का आ जाता है और पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं।
मतलब जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहेंगे, और जब नीचे की ओर जाता है तो उसे भाटा कहेंगे। तो ज्वार भाटा क्या था हम लोगों ने समझ लिया। इसके जो है दो प्रकार होते हैं ज्वार भाटा के, एक वसंत ज्वार होता है, एक निपात ज्वार होता है। एक अमावस्या और पूर्णिमा के समय आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के समय आता है तो उसे कहेंगे ये वसंत ज्वार कहेंगे, जो अमावस्या और पूर्णिमा के समय आता है। और एक होता है जो निपात ज्वार, ये जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं। ये निपात ज्वार कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, ये समकोण पे होते हैं, तो ये होता है निपात ज्वार। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसे लघु ज्वार भाटा कहेंगे। मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति समकोण होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति समकोण में होती है तो उसे कहते हैं लघु ज्वार भाटा। और बृहद ज्वार भाटा किसे कहते हैं, यहाँ पे दिखाया है, ये सूर्य है, यहाँ बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी है बीच में, और यहाँ चंद्रमा है, तो ये बृहद ज्वार भाटा हो जाता है। इसे समझते हैं कि जब पूर्णिमा और अमावस्या में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होती हैं, है ना। पूर्णिमा और अमावस्या में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती हैं तो उसे हम लोग बृहद ज्वार भाटा कहेंगे। इतना याद रखिएगा, जब एक सीध में तीनों होंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो उसे कहेंगे 180 डिग्री पे जब होंगे तो इसे कहेंगे बृहद ज्वार भाटा। और जब लघु ज्वार भाटा किसे कहेंगे, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इस समकोण की स्थिति में होंगे, 90 डिग्री की स्थिति में होंगे, तो इन्हें कहेंगे हम लोग लघु ज्वार भाटा। और 180 डिग्री मान लेते हैं, 180 डिग्री जो एक सीध में रहेंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उसे कहेंगे बृहद ज्वार भाटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे देख रहे हैं आगे क्या दिया है। एक चीज़ और है कि उच्च ज्वार जो होता है वो नौ संचालन और मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा जो होता है वो क्या होता है, नौ संचालन और मछली पकड़ने जैसे विद्युत ऊर्जा में ये सहायक होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, महासागरीय धाराएं। ये है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ये गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। तो इसे अच्छे से समझते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। और जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। ये कैसे बहती हैं, ये सागर तल पर जो है नदी की तरह बहती हैं। और इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें गर्म और ठंडा जल धारा में बांटा गया है। इन्हें इसकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म और ठंडा जल धारा में बांटा गया है। ये है गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। तो देखेंगे कि गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी जलधारा कौन सी है। गर्म जलधाराएं जो होती हैं, जो धाराएं भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से निकलकर से मान लेते हैं, ये जो है ये है भूमध्य रेखा, और ये इधर हो गया आपको पोल वाला, ध्रुव वाला। तो इस एरिया में जो है भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं जो हैं ये उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से निकलती हैं और फिर उच्च अक्षांश या ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है। फिर ये ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं, उन्हें हम लोग गर्म जलधाराएं कहते हैं। जैसे कि इसका हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम जो है, इसे गल्फ स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, ये गर्म जलधारा है। ये एग्जाम में मतलब पूछा ही जाता है लगभग। तो
गर्म जल धाराएं देखें, जो धाराएं भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से निकलती हैं और उच्च अक्षांश या ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं, उसे हम लोग गर्म जल धाराएं कहती हैं। ये रहा आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और गर्म जल धाराएं कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। कुरोशियो करंट जो है ये भी गर्म जल धाराएं हैं। और इसका जो प्रभाव होता है, गर्म जलधारा का जो प्रभाव है, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है कि यह तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देता है और जलवायु को जो है मृदु बना देता है, यानी कि माइल्ड कर देता है, हल्का सौम्य कर देता है। गर्म जलधारा जो है इसका प्रभाव क्या होता है? ये तटीय मैदानी क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देता है और जलवायु को मृदु बना देती है, यानी कि इसे समझे तो माइल्ड, हल्की या सौम्य ये बना देती है। अब हम लोग देखते हैं ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा देखें, अब हम लोग देखते हैं ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होता है? ये ध्रुवीय, ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से, ये वाला तो हो गया, इस भाग से ये ध्रुवीय या अक्षांशीय ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से निकलती है और निम्न अक्षांश या गर्म क्षेत्र की ओर बहती है। ये ठंडा से निकल के गर्म की ओर बहती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठंडी जलधाराएं कहते हैं। और इसका जो है, इसका ठंडी जलधारा कौन सा ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर, ये ठंडी जलधाराएं हैं, लेब्राडोर करंट। और पेरू का जो हम्बोल्ट करंट है, पेरू का, ये भी ठंडा जलधारा है, हम्बोल्ट। मैं इसे लिख देती हूँ, हम्बोल्ट करंट, ये भी ठंडा जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। कुरोशियो करंट गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर जो करंट है, लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है। पेरू का हम्बोल्ट करंट ये भी ठंडी जलधारा है। गर्म का प्रभाव हम लोगों ने देखा कि जलवायु को माइल्ड, मृदु या हल्का सौम्य कर देता है। लेकिन ठंडी जलधारा में क्या करता है कि ये जो है ठंडी जलधारा में इसका जो प्रभाव होता है, ये क्या करता है? ये कई बार कोहरा बनाने में सहायता करता है। कोहरा, ये कोहरा बनाने में सहायता करता है ठंडी जलधारा। और इसके प्रभाव से क्या होता है कि इसका तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। तटीय क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पे महासागरीय जलधारा के बारे में दिया हुआ है, इसे आप लोग बुक में अच्छे से देखेंगे। जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे दिया हुआ है। वितरी विस्वतीय धारा, ये वाला जो लाइन है 0 डिग्री का, इसी को कहेंगे विस्वतीय जलधारा। ये वाला उत्तरी विस्वतीय जलधारा हो गया, ये इधर जो हो गया दक्षिणी विस्वतीय जलधारा हो गया। और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ पे इस एरिया में गर्म जलधाराएं होती हैं और इधर ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं दिखाती जूम करने पे। ये है गल्फ स्ट्रीम, ये वाला है गल्फ स्ट्रीम जो अभी हम लोगों ने देखा। ये गर्म जलधाराएं हैं, यहाँ से निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती है? भूमध्य सागरीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से निकलती है। आप देखते हैं तीर के निशान से देख सकते हैं, निकल के ध्रुवों की ओर जाती हैं, उस तरफ जाती हैं जो उच्च अक्षांश या ठंडी क्षेत्र की ओर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया बोला अभी ये यहाँ पे है। इसे आप गल्फ स्ट्रीम है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा क्षेत्र से निकल के ये उच्च अक्षांश या ठंडी क्षेत्रों की ओर जाती हैं, तो इन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं लेब्राडोर की भी देखते हैं, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल से करा रही हूँ। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो है इस तरह से जा रही हैं, जो इस तरह से ठंडी जलधाराएं इधर आती हैं उसे कहेंगे ठंडी जलधाराएं, जो इस तरफ से गर्म क्षेत्र की ओर आती हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अच्छे से देखा।
अब मैं अपने नोट्स बताऊंगी कि आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो मैंने बनाया, मैं इसे डिटेल में बनाई थोड़ी आप लोगों को समझाने के लिए। आप इसे शॉर्ट्स में बना सकते हैं। 6 क्लास के सारे चैप्टर को मैंने नोट्स के साथ पढ़ाया है। आप चाहे तो पूरे 6 क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जल है चैप्टर, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, 71% भाग में जल है। आप लोग इस तरह से अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। जल के जो स्रोत हैं, यहाँ पे महासागर है, समुद्र है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है, भूजल है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो ये इसे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। पूरे चैप्टर को आप 10 से 5 मिनट में अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन PYQ या एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जल चक्र जो ऊपर मैंने समझाया उसी को नोट्स में यहाँ लिखा है। जो भी बुक में दिया है, बुक के जो इस चैप्टर में दिया है, उस सारे पॉइंट्स को मैंने नोट्स के रूप में लिखा है। तो आप लोग इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई रिवीजन में आसानी हो। सारे बुक लेके नहीं आप रिवीजन करने बैठ सकते हैं। तो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखा। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है, आप इस तरह से बना सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन, संघनन, जो अभी हम लोगों ने बनाया, ऊपर में जो पढ़ाया, इसी को मैंने नोट्स बना के आपके सामने रखा है। तो मैं इसे फिर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैंने ऊपर चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये नोट्स आप लोगों को बता रही हूँ कि आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण, महासागर का 97.3% है। बर्फ़ की चादर आप छत्रक बोल सकते हैं, ये इतना 2% है। 0.68% है भूमिगत जल। झीलें 0.009 है। खारे पानी की झीलें 0.009 है। इस तरह से आप मतलब आप भी बना सकते हैं। महासागरीय परिसंचरण, तरंग, जो मैंने ऊपर पढ़ाया इसे नोट्स के रूप में लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ज्वार भाटा, जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल नीचे की ओर जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, वसंत ज्वार, निपात ज्वार। अमावस्या और पूर्णिमा में जो आता है उसे वसंत ज्वार कहते हैं, और जो जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होती है तो निपात ज्वार होता है। अभी हम लोगों ने देखा लघु ज्वार भाटा और वृहत ज्वार भाटा। तो आप इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। महासागरीय धाराएं, ये सारी बातें मैंने ऊपर पढ़ाई चैप्टर में, और इसी को मैं नोट्स के रूप में दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। गर्म जलधाराएँ, ठंडी जलधाराएँ, मैंने गर्म जलधारा को बताया, ठंडी जलधारा को बताया है। और विश्व की जितनी उसमें नदियाँ दी हुई थी उसे भी मैंने एक बॉक्स में मतलब एक नोट्स के रूप में लिख लिया। आप लोगों के लिए लिखा है। मैं चाहती तो इसे नहीं लिख सकती थी, क्योंकि मैं ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं उस पर इसे शेयर करूँगी। तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। और भी क्लास के जितने सारे PDF हुए हैं, जो क्लास मैंने पढ़ाया है उसके सारे PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो ये था आज का 7th क्लास के चैप्टर नंबर 5, जल वाला चैप्टर। मैं पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए ऐसे ही क्लास के लिए। मैं इसे डेली कंटिन्यू करूँगी। अब बीच में मैं रोक दी थी किसी कारणवश, अब मैं इसे नहीं रोकूँगी। कंटिन्यू पूरे 6 क्लास से 12 तक पढ़ाने का मैंने वादा किया था, तो मैं उसे पूरा करूँगी। 6 कंप्लीट कर लिया है, 7th के चैप्टर 5 हो गए हैं। तो आगे इसी तरह रोज़ चैप्टर वाइज और नोट्स के साथ मैं इसे करते हुए पूरे 12th क्लास तक कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।
धन्यवाद। राधे राधे।